स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रिगार्डिंग में ईडी के द्वारा जो सम्मन है वो इश्यू किया गया था तमिलनाडु के 5 कलेक्टर्स को, वहाँ पे जो सैंड माइनिंग का जो इश्यू है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि उस सम्मन को चैलेंज किया गया तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के अंदर में। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा आर्ग्यू किया गया कि ईडी का जो मेन वर्क है, जो मेन डोमेन है वो किसके रिगार्डिंग में है, मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग में। अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग में जो एक्ट है उसके बारे में बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, जिसके अंडर में ईडी के द्वारा जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग में जो भी केसेज है उनको डील किया जाता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। और यहाँ पे जो समन इशू किया गया था वो सैंड माइनिंग के रिगार्डिंग में इशू किया गया तमिलनाडु के जो कलेक्टर्स हैं उन्हें, तो कम्प्लीटली आउट ऑफ डोमेन है ये मद्रास हाई कोर्ट के अंदर तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा आर्ग्यू किया गया। मद्रास हाई कोर्ट ने उस आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे एक्सेप्ट किया है और इस सम्मन के अगेंस्ट में जो स्टे है वो लगा दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में, तो ईडी का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो हमारे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग में, जो एक्सचेंज के रिगार्डिंग में जो एक्ट्स है उसके थ्रू इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। बट आप देखिए कि लेटर फेज में जो 1957 है उस समय में इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू है। डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में जो डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू है उसके अंडर में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था एज ए एनफोर्समेंट यूनिट के रूप में। लेटर फेज में इसका जो नाम है वो चेंज किया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, और इसके इनके द्वारा यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके जो केसेस हैं उसको डील किया जाता है। जो फीमा का जो केस है फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग में उसको भी डील किया जाता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा ही। आप देखिए कि 2021 के समय जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो हाईएस्ट ऑफिसर हुआ करता था, जो इसके डायरेक्टर हुआ करते थे, उसका जो टेन्योर है वो 2 ईयर का हुआ करता था। बट बाद में देखिए कि 2021 के समय एक अमेंडमेंट है वो लाया गया था सीबीआई, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई और ईडी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके रिगार्डिंग में, और इनका जो टेन्योर है वो 3 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, एनुअली बेसिस पे 3 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। मीन्स ऑफ 5 ईयर के टेन्योर के लिए सर्व कर सकते हैं कम्प्लीटली यहाँ पे। तो एक ऐसा अमेंडमेंट है 2021 के समय लाया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई के रिगार्डिंग में, इनके डायरेक्टर का जो टेन्योर है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जितनी भी जो इम्पोर्टेंट एजेंसीज हैं उसका मिसयूज का जो एलिगेशंस है वो लगाए जाते हैं अपोजिशन पार्टीज के द्वारा, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा यहाँ पे जो ईडी है, इनकम टैक्स है, इन सभी का जो मिसयूज है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सलकियारा नाम का जो टनल है, सलकियारा नाम का जो टनल है वहाँ से जो 41 वर्कर्स वहाँ पे ट्रैप हो चुके थे, उन सभी 41 वर्कर्स को यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है कि 41 वर्कर्स को रेस्क्यू किया गया है उस ऑपरेशन के अंदर में, जिसके अंदर हमारा जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उसकी जो टीम है वहाँ पे उस रेस्क्यू ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया। और जो रेड होल माइनिंग का जो प्रोसेस है, जो रेड होल माइनिंग का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे यूज़ किया गया है इन वर्कर्स को वहाँ से निकालने के, रेस्क्यू करने के रिगार्डिंग में। अगर हम रेड होल माइनिंग के बारे में बात करें तो 2014 के अंदर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रेड होल माइनिंग का जो प्रोसेस है उसको बैन कर दिया गया था। आप देखिए कि मेघालय के अंदर में, मेघालय के अंदर जो रेड होल माइनिंग है वो की जाती है, कैरी आउट की जाती है वहाँ के जो लोकल पर्सनस हैं, ट्राइबल पर्सनस हैं, उनके द्वारा वहाँ पे जो कोल है उसको एक्सट्रैक्ट करने की रिगार्डिंग में। रेड होल माइनिंग को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यों बैन किया गया था उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसके बिहाइंड का मेन रीजन यही है कि यहाँ पे जो वर्कर्स का जो सेफ्टी है वो काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। अभी रिसेंट कुछ ईयर्स के अंदर मेघालय के अंदर भी एक ऐसा इंसिडेंट देखने के लिए मिला था कि वहाँ पे जो माइनर्स हैं रेड होल माइनिंग की वजह से ट्रैप हो गए थे वहाँ पे अपना जो कोल है उसको एक्सट्रैक्ट करते हुए। तो दिस इज ऑल द इशू। आपको यहाँ पे रेड होल माइनिंग के बारे में रीड करना है, ये आपका होमवर्क है, इसके बारे में आप जरूर से रीड करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मणिपुर के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि मणिपुर के अंदर जो 3 मई का जो दिन है वहाँ से एथनिक वायलेंस है वो इरप्ट हुआ, और एथनिक वायलेंस के अंदर काफ़ी सारे लोगों का वहाँ पे डेथ हुआ है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मणिपुर के रिगार्डिंग में, तो आपको वहाँ पे जो डेथ हुई है, जो उनको पर्सनस का जो लास्ट राइट है उसको इंश्योर करने की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मणिपुर गवर्नमेंट को।
तो ये बेसिकली मणिपुर का एक तो आपको लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि उसका मैप एक फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है ना उस तरीके से आपको मैप देखने के लिए मिलेगा। वैली का जो रीजन है जिसके अंदर 60% उसका पॉपुलेशन पाया जाता है, जिसमें मैती कम्युनिटी का जो डोमिनेशन है वो देखने के लिए मिलता है। हिली एरियाज़ के अंदर जो है, इसके अलावा जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनका जो पॉपुलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखें कि हिली एरियाज़ के अंदर जो 40% जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पे रहा करती है मणिपुर के अंदर में। हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम मणिपुर के बारे में डिस्कस करें तो आप देखें कि 2-3 ऐसी जगह हैं। एक तो आपको मोरिया नाम का जो जगह है, मोरिया नाम का जो जगह है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये किस वजह से पता होना चाहिए? आईएमटी हाईवे के बारे में आपने रीड किया होगा। इंडिया म्यांमार और जो थाईलैंड का जो हाईवे है आईएमटी हाईवे, इसके बारे में आपने रीड किया होगा। तो ट्राइलेटरल हाईवे इस मोरिया नाम का जो जगह है वहाँ से ही स्टार्ट होगा। इसके अलावा आप देखिए कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम आज़ाद हिंद फौज के बारे में रीड करते हैं। आज़ाद हिंद फौज के बारे में हम रीड करते हैं तो आज़ाद हिंद फौज ने अपना इंडिया का जो टेरिटरी है उसके अंदर एक मोइरांग नाम की एक जगह है, मोइरांग नाम की एक जगह है जहाँ पे अपना जो फ्लैग है फर्स्ट टाइम होस्ट किया गया था आज़ाद हिंद फौज के द्वारा, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप के अंदर में इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस को अचीव करने के रिगार्डिंग एक मूवमेंट था। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईस्टर्न मणिपुर के रिगार्डिंग में तो आपको जो लोकटक लेक है, लोकटक लेक के बारे में पता होना चाहिए। लोकटक लेक के अलावा आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि जो संगाई डियर है, जो संगाई डियर है जिसको कि हम डांसिंग डियर के रूप से भी जानते हैं, संगाई डियर है वो वहाँ पे पाया जाता है। मणिपुर के लोकेशन के बारे में हमने रीड किया। मणिपुर को जो स्टेट हुड है वो कब दिया गया था? ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि मणिपुर है हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है वो कब चेंज होता है, उसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे लोकटक लेक हो, कैबुल लैम जो नेशनल पार्क हो, मोरिया नाम की जगह हो, मोइरांग नाम की जो जगह है, इन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जब भी कोई प्लेस है वो न्यूज़ के अंदर होता है उस समय में। क्या मणिपुरी जो लैंग्वेज है वो हमारे शेड्यूल 8 के अंदर उसको शामिल किया गया है या नहीं किया गया है, इसके बारे में आप ज़रूर से रीड करना। मणिपुरी लैंग्वेज क्या शेड्यूल 8 के अंदर है या नहीं है, इसके बारे में आपको ज़रूर से रीड करना है। राधा कृष्णा बीच है, कहाँ पे है ये बीच? ये विशाखापट्टनम के अंदर है। आप देखिए कि वहाँ पे नेवी डे के लिए जो प्रैक्टिस है वो चल रही है। नेवी डे का हम कब सेलिब्रेट करते हैं? नेवी डे स्टूडेंट्स हम 4 दिसंबर का जो दिन है, 4 दिसंबर का जो दिन है उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों उसको 4 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए कि इंडियन नेवी के द्वारा, इंडिया का जो नेवी है उसके द्वारा 1971 का जो वॉर का जो समय है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का जो समय है, उस समय में आप देखिए कि इंडियन नेवी के द्वारा कराची पोर्ट के ऊपर अटैक किया गया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट उसका नाम है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के अंडर में वहाँ पे अटैक किया गया और कराची पोर्ट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय है वो किया गया था। तो उसी ऑपरेशन ट्राइडेंट का मेमोरी के रूप में यहाँ पे नेवी डे है वो 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट जब भी बीच के बारे में बात आती है, बीच के बारे में डिस्कस किया जाता है तो आपको बेसिक एक इन्फॉर्मेशन और होनी चाहिए बीच के रिगार्डिंग में कि ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन है, ब्लू फ्लैग का जो सर्टिफिकेशन है वो बीच को दिया जाता है कि कौन सा जो बीच है वो क्लीन है या नहीं है। इंडिया के अंदर भी आप देखिए कि 12 ऐसे बीच हैं जिनको कि ब्लू फ्लैग का जो सर्टिफिकेशन है वो दिया गया है। विशाखापट्टनम का ये जो बीच है जिसको हम राधा कृष्ण बीच के नाम से बताया गया है, राधा कृष्ण बीच के नाम से इसका नाम दिया गया है। तो आप देखिए कि 12 ऐसे बीच हैं इंडिया के अंदर में जिनको क्या दिया गया है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। कौन सा सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। अब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया जाता है? तो एक डेनमार्क के अंदर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, FEE नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन है वो दिया जाता है। इंडिया के अंदर 12 बीच हैं जिनको दिया गया। लेटेस्ट कौन से बीच हैं? लास्ट ईयर 2022 के समय दिया गया था। 2 ऐसे बीच थे, किसके? हमारा जो लक्षद्वीप का जो एरिया है वहाँ के 2 बीच थे जिनको क्या दिया गया था? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था। एक तो बीच का नाम है मिनिकोय नाम से एक बीच था, एक कदमत नाम से एक बीच था जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो दिया गया फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन के रिगार्डिंग में। क्यों ये दिया जाता है? वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, सस्टेनेबल टूरिज्म हो, डेवलपमेंट का जो प्रैक्टिस हो। कुछ 4-5 ऐसे डोमेन हैं जिसके अंदर में वहाँ पे इन्वायरमेंट एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, वाटर का क्वालिटी, वाटर का मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड सर्विस को देखते हुए वहाँ पे ये सर्टिफिकेशन है वो दिया जाता है। अब हमने बात किया राधा कृष्ण बीच के बारे में। आप देखिए कि ऐसा ही एक सेम नेम का राधा कृष्ण नेम नहीं है, उसका नाम है राधा नगर।
राधानगर बीच है वो कहाँ पे है? राधानगर अंडमान एंड निकोबार के अंदर में। राधानगर जो बीच है उसको कहाँ पे सर्टिफिकेशन दिया गया है? अंडमान एंड निकोबार के अंदर ये सिचुएटेड है। और उसको वहाँ पे जो सर्टिफिकेशन है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वो दिया गया है। ये नेवी डे के बारे में था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द नेवी डे। राधानगर राधा कृष्ण बीच है। हमने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में बात की। कोपेनहेगन के अंदर में एक डेनमार्क बेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन, जिनके द्वारा दिया गया है। अब आपको यहाँ पे आपके लिए होमवर्क ये है कि हमने दो तो ये लक्षद्वीप के जो बीच है उनको डिस्कस किया। राधानगर बीच जो सिमिलर है राधा कृष्ण बीच के नेम पे। अब आप देखिए कि 9 बीच और बचे हैं आपके पास में, तो आप उनको एक बार जरूर से देख लेना कौन कौन सा बीच है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो दिया गया है। अब बीच का जो नाम है वो यहाँ से ही स्टार्ट होगा, यहाँ से, और उड़ीसा का जो रीजन है वहाँ तक आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारा जो कम्प्लीटली जो सदर्न पार्ट है उसके रिगार्डिंग में जो मैरीटाइम एरिया हमारा शेयर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 20 जो मिनरल्स हैं उनके रिगार्डिंग में, जो मिनरल के जो ब्लॉक्स हैं उनके रिगार्डिंग में यहाँ पे ऑक्शन है उसको कैरी आउट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बेसिकली मेजर मिनरल और माइनर मिनरल के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। मेजर मिनरल कौन से होते हैं और माइनर मिनरल कौन से होते हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये आपका होमवर्क है, रीड ज़रूर से करना। कमेंट सेक्शन के अंदर बता भी सकते हो अगर आप बताना चाहो तो। आपको अगर इंफॉर्मेशन हो इसको, अगर आप गूगल करके आप कहीं से रीड करते हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी के रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि 2021 के समय एनसीटी के रिगार्डिंग में जो एक्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया। एनसीटी के उस एक्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर है वो दे दी गई है ब्यूरोक्रेसी के रिगार्डिंग में। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक पर्सन है जिसको एक्सटेंड देने की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंटर से आंसर मांगा गया है कि एक ही पर्सन को आप कंटिन्यूस एक्सटेंशन क्यों दे रहे हो, एक्सटेंशन क्यों दिया गया, उसके बारे में आप अपना जो आंसर है वो सबमिट कीजिए। चीफ सेक्रेटरी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि 2016 का जो प्रीलिम्स था, 2016 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर चीफ सेक्रेटरी के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था। क्या चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे हाईएस्ट ऑफिसर होता है कोई भी स्टेट के अंदर में? क्या उनके द्वारा यहाँ पे जो सेक्रेटरीट है उसको हेड किया जाता है या नहीं किया जाता है? और चीफ सेक्रेटरी का जो इक्विवेलेंट ऑफिसर कौन होगा सेंटर के अंदर में? क्या वो कैबिनेट सेक्रेटरी है? क्या वो कैबिनेट सेक्रेटरी है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो पीएमओ है? तो कौन उसका जो इक्विवेलेंट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के बारे में, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के बारे में, या हमारा जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है उनके द्वारा यहाँ पे इश्यू किया गया है कि जो भारत स्टेज जो 3rd नंबर का जो स्टेज है व्हीकल के अंदर जो इंजन जो पाया जाता है, भारत स्टेज 3rd का पेट्रोल इंजन और भारत स्टेज 4 जो डीजल इंजन है, इन व्हीकल्स को यहाँ पे लिफ्ट करने की ज़रूरत है, इन व्हीकल्स को यहाँ पे रोकने की ज़रूरत है जिससे कि एयर क्वालिटी के अंदर में एनसीआर रीजन के अंदर जो एयर क्वालिटी है उसको यहाँ पे डील किया जा सके। आप देखिए कि व्हीकल का जो पोल्यूशन है उसके अंदर हमने रीड किया था कि 90% जो पोल्यूशन है वो किसके द्वारा किया जाता है स्टूडेंट्स? ट्रक्स के द्वारा। क्यों किया जाता है ट्रक्स के द्वारा? क्योंकि वो डीजल के ऊपर में वर्क करेंगे। PM 2.5 और PM 10 है वो उनके द्वारा मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो देखने के लिए मिलता है। इंडिया के अंदर जो 70 लाख के आसपास जो ट्रक्स हैं प्रेजेंट समय में, और हर एक साल के अंदर में 9 लाख या 7 लाख के आसपास जो ट्रक्स हैं उनका एंट्री होता है। क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, काफ़ी सारा जो सामान है गुड्स का जो सप्लाई है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए अगर हम गुड्स के सप्लाई के बारे में बात करें, फ्राइट का जो उसके बारे में बात करें यहाँ पे मूवमेंट के बारे में, तो 20% जो फ्राइट का मूवमेंट है वो ट्रेन के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ट्रेन का कनेक्टिविटी कंप्लीट इंडिया में नहीं है, कुछ ऐसे इंटीरियर पार्ट्स हैं जहाँ पे आपका जो ट्रेन का जो कनेक्टिविटी है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। जयपुर जयपुर जो एक जगह है राजस्थान के अंदर में, और दिल्ली है। अगर आप जयपुर से दिल्ली का जो अगर जो ओल्ड जो रूट है NH8 का जो रूट हुआ करता था जयपुर दिल्ली, उस रूट को अगर आप देखोगे तो आपको जो ट्रेन का कोई भी आपको वर्किंग प्रोसेस है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। NCR के अंदर में आप देखिए कि बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन के लिए जितना भी जो पत्थर का जो ज़रूरत होता है वो बेसिकली कहाँ से सप्लाई होता है? राजस्थान हरियाणा का जो अरावली का जो रीजन है उससे यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। और इसी के अंदर में जो ट्रेन है वो नहीं है, ट्रक्स के द्वारा उसको सप्लाई किया जाता है, वो जो कि डीजल के ऊपर में वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ डीजल क्यों नहीं किया जा सकता ट्रक्स का? जो डीजल के जो ट्रक्स हैं उनका इलेक्ट्रिफिकेशन या इलेक्ट्रिकल जो ट्रक्स हैं वो क्यों नहीं आ सकते एग्जिस्टेंस के अंदर में? तो आप देखिए कि प्रेजेंटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके से डेवलप नहीं हुआ है
इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्टिविटी है वो नहीं है रूरल एरियाज़ के अंदर में, जहाँ पे कि ट्रक्स ही के द्वारा ही जो गुड्स का जो सप्लाई है वो किया जाता है। अब रेलवे के अंदर फ्राइट के बारे में बात की गई, तो आपको फ्राइट के रिगार्डिंग में जो कॉरिडोर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पे दो कॉरिडोर हैं मेनली। एक आपको वेस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है रेलवे के अंदर में, 2006 के अंदर में आप देखिए कि फ्राइट कॉरिडोर के रिगार्डिंग में एक डिपार्टमेंट है, उसको इस्टेब्लिश किया गया एक PSU को रेलवे के अंडर में, जिसमें डेडिकेटेड जो फ्राइट कॉरिडोर है वो डेवलप करने की बात की गई थी। तो वेस्टर्न है, ईस्टर्न रीजन का है हमारे यहाँ पे, जो कहाँ कहाँ से चलते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से रीजन से इनका जो कनेक्टिविटी है वो देखने के लिए मिलता है। तो वेस्टर्न तो आपको JNPT तक देखने के लिए मिलेगा। क्या ये दादरी से JNPT है या डुंकनी तक JNPT, कहाँ से कहाँ तक है, इसके बारे में आप रीड करना। हमारे जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर हैं, डेडिकेटेड जो फ्राइट कॉरिडोर हैं उनके बारे में रेलवे के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट एंड ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, तो आप देखिए कि NCR के अंदर में व्हीकल पोल्यूशन को रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में, एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में डिसीजन लेने की बात की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे COP28 के बारे में डिस्कस किया गया है। जो COP28 है UNFCCC का। अब ये UNFCCC है क्या? अब देखिए कि 1992 के अंदर में एक समिट होती है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, अर्थ समिट के नाम से। अर्थ समिट के जो 3 प्रोडक्ट हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। 3 प्रोडक्ट कौन कौन से? क्लाइमेट चेंज को जो डील करेगा उसको हम किसके नाम से जानते हैं, UNFCCC के नाम से, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में जो फ्रेमवर्क है उसको डील किया जाता है। CBD है जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जिसके थ्रू CBD के द्वारा डील किया जाता है। और डेजर्टिफिकेशन UNCCD है, UN जो CCD है उसके द्वारा डेजर्टिफिकेशन को डील किया जाता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन को डील करने के रिगार्डिंग में। अब इनका जो मीटिंग होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, कोप के नाम से। UNFCCC का एक मीटिंग होने वाला है जिसको हम COP28 का नाम दिया गया है। कहाँ पे होगा मीटिंग होगा दुबई के अंदर में। अब दुबई के अंदर ये मीटिंग होगा। अब यहाँ पे दुबई का जो क्लाइमेट मीटिंग है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि क्या क्या मेन इश्यू होने वाले हैं। तो आप देखिए कि हर एक साल ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है एंड ऑफ द ईयर के अंदर में। अभी भी साल का जो एंड आने वाला है और यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात की जाएगी। UNFCCC का जो COP28 है उसके अंदर में, जो दुबई के अंदर ऑर्गेनाइज होगी। क्लाइमेट का आपका अगर हम बात करें डोमेन के बारे में, तो हर एक सेक्टर के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं तो वहाँ पे भी क्लाइमेट को अब डील किया जाने लगा है। इसके अलावा आप देखिए कि और जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि G20 का मीटिंग इंडिया के अंदर हुआ था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के बारे में हमने बात की थी, तो उसके मेन थीम के अंदर ही क्लाइमेट चेंज की बात थी। न्यू दिल्ली का जो लीडर्स का यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ उसके अंदर भी क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में बात की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें COP28, जिसके अंदर एक मेन डोमेन है, मेन एरिया है, जहाँ पे कि बेसिकली सभी लीडर्स के द्वारा इक्वली अपना जो वॉइस है वो रेज किया जाता है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में। तो COP28 UNFCCC का जो कोप्स है उनके अंदर में डिस्कस किया जाता है। अगर हम 2023 के बारे में ही बात करें, क्लाइमेट चेंज के जो यहाँ पे कुछ आपको इवेंट्स हैं, वेदर के जो इवेंट्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए हीट के रिगार्डिंग में, आप अगर इस साल के अंदर अगर आप याद करो तो नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर काफ़ी सारे जो अर्बन हीट इनकी वजह से यहाँ पे बेसिकली जो डैमेज है वो हुआ था नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए यूरोप के अंदर भी केसेस देखने के लिए मिले थे हीट वेव के। तो दिस इज़ ऑल द इंसिडेंट जहाँ पे हीट के जो इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वाइल्ड फायर के बारे में, तो वाइल्ड फायर के जो केस कहाँ पे देखने के लिए मिले हैं, कनाडा के अंदर में देखने के लिए मिला। उसके बाद में हवाई के अंदर देखने के लिए मिला। हवाई कहाँ है, आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ USA का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है। फ्लड के बारे में अगर हम बात करें तो फ्लड इंडिया के अंदर में मानसून सीजन के अंदर में जो इंडिया है वहाँ पे भी फ्लड देखने के लिए मिला। इसके अलावा जो लीबिया का एक सिटी है, लीबिया जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर सिचुएटेड है, लीबिया जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर यहाँ पे सिचुएटेड है। लीबिया का एक सिटी था, क्या नाम था, दरना नाम का सिटी था, वहाँ पे फ्लड देखने के लिए मिला था। ड्रोट के बारे में अगर हम बात करें, ड्रोट के बारे में जहाँ पे सूखा गिरा हो तो वो देखिए कि आप बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में देखने के लिए मिला है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर जो ड्रोट है वो देखने के लिए मिला। तो यहाँ पे ये इंसिडेंट्स बताए गए हैं कि 2023 में ऐसे जो आपको वेदर रिलेटेड, जो क्लाइमेट रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे इस साल अल नीनो का जो कॉन्सेप्ट है, अल नीनो की वजह से यहाँ पे इन
जो ड्रोट की जो सिचुएशन है, वेदर के जो भी इवेंट्स हैं उनको एग्जेजरेट किया जाएगा लीनो की वजह से। आप देखिए कि इंडिया के अंदर मानसून के अंदर जो ब्रेक आया, कंप्लीटली जो ड्राई अगस्त है वो गया है, वो लीनो की वजह से ही आपको देखने के लिए मिला है। प्रेजेंट समय में 2023 के अंदर ही जो साइंटिस्ट के द्वारा लैंड और ओशियन का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करने की बात की गई है। तो इसी के साथ आप देखिए कि हर साल एक मीटिंग होती है, बट उसका जो कोई भी फेयर जो यहाँ पे कंक्लूडिव जो यहाँ पे रिजल्ट है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। लीडर्स के द्वारा टॉक किया जाता है, बात की जाती है कि लीडर्स के द्वारा बात की जाती है क्लाइमेट चेंज को हम डील करेंगे, बट जो हमारे स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको फेयर एंड इक्विटेबल जो बेनिफिट है वो नहीं प्रोवाइड किया गया है। इक्विटेबल अप्रोच का ज़रूरत है। लॉन्ग स्टैंडिंग जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको यहाँ पे एग्री करने का ज़रूरत है, इन एग्रीमेंट्स को रिड्यूस करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसी आर्टिकल के अंदर में, तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि प्रेजेंट समय में कोई कंक्लूडिव ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि मोर पॉजिटिव वे में एग्जिस्टेंस के अंदर में आए, डेवलपिंग कंट्रीज को जो मोर जो फाइनेंस है वो प्रोवाइड किया जाए ऑलरेडी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके द्वारा में। प्रेजेंट समय में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इंप्रूव हुए हैं, जैसे कि यूएस और चाइना के जो रिलेशंस है प्रेजेंट समय में यहाँ पे दोनों के द्वारा जो टॉक्स हैं वो स्टार्ट की गई है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस और गाजा स्ट्रिप की वजह से यहाँ पे जो टॉक्स हैं वो रुकी हुई थी, तो उनको यहाँ पे रिड्यूस करते हुए क्लाइमेट चेंज को डील करने का ज़रूरत है। ग्लोबल जो स्टॉक पेक है 5 ईयर के अंदर में जो प्लज को यहाँ पे रिवाइज किया जाता है, जो COP21 के समय लिया गया था। अडप्टेशन फंड को यहाँ पे बेसिकली ऐड किया जाए अडप्टेशन की रिगार्डिंग में, जिससे कि जो नेग्लेक्टेड वन ऑफ द डायमेंशन है फोशियल फ्यूल्स को भी ऐड करने का ज़रूरत है। आप देखिए कि दुबई के अंदर मीटिंग होगा, दुबई तो ऑलरेडी वहाँ पे फोशियल फ्यूल्स हैं जो उनके द्वारा ओरिजिनेशन है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा लॉस एंड डैमेज का जो फंड है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया कि उसको भी एग्जिस्टेंस में लाने की ज़रूरत है, जिससे कि डेवलपिंग एंड स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं उनको बेनिफिट हो, नई टेक्नोलॉजी को यहाँ पे अडोप्ट कर सकें। तो दिस इज ऑल द कम्प्लीटली यहाँ पे जो UNFCCC या क्लाइमेट चेंज है उसके रिगार्डिंग में दोनों आर्टिकल्स थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस के बारे में है। आप देखिए कि जो भी ऑल इंडिया सर्विस है उसको क्रिएशन आर्टिकल 312 के अंदर में होगा। 312 के अंदर में इसका किया जाएगा, जिसमें राज्यसभा का एक इम्पोर्टेंस है वो देखने के लिए मिलता है। 2/3 जो मेजोरिटी है वो वहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात किया गया है कि क्यों ज़रूरत है प्रेजेंट समय में जुडिशल सर्विस का, एक ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे कैडर हो, यूनिफॉर्मिटी हो, बट इसके अंदर कुछ कंसर्न्स है जिनको भी रेज किया गया है। कंसर्न्स क्या है? कंसर्न्स ये हैं कि ऑल ओवर इंडिया जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ लीगल एजुकेशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलती है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस है उसके इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग में, तो उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ग्लोबल साउथ का जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव में जो चैलेंज है उसको डिस्कस किया गया। अब देखिए कि प्रेजेंट समय में काफ़ी सारा जो ग्लोबल लेवल के ऊपर में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो इमर्ज हुए हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो, रशिया का जो यूक्रेन का जो क्राइसिस है वो हो, या इसके अलावा अगर हम बात करें जो प्रेजेंट समय में जो गाजा स्ट्रिप के अंदर आपको देखने के लिए मिला, गाजा के एरिया के अंदर में, तो इन सभी की वजह से यहाँ पे जो कोऑपरेशन था वो यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है। कोऑपरेशन को जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट किया गया है इस तरीके के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसी आर्ग्यूमेंट इसी जो एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया गया है कि काफ़ी सारे ऐसे ग्रे जोन जो वॉरफेयर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, चाहे कम्बैट का ड्रोन्स का कम्बैट करना हो, मिसाइल का जो अटैक्स है, पर यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर में प्रेजेंट समय में जो चैलेंज है उनको डील करने के लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसे अलग अलग जो सेक्टर्स हैं जिनके अंदर जो देखने के लिए मिले हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी के एक कंसर्न के रूप में, चाहे वो इलीगल फिशिंग का इश्यू हो, नेचुरल डिजास्टर का इश्यू हो, मेरीन पोल्यूशन का इश्यू हो, ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग का इश्यू हो, या क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट का इश्यू हो, जिसको कि प्रेजेंट समय में डील करने का ज़रूरत है। G20 की प्रेसिडेंसी के समय भी ग्लोबल साउथ को यहाँ पे डील किया गया, ग्लोबल साउथ के बारे में बात की गई, साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट किया गया, तो उस समय भी मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके बारे में बात की गई है, क्योंकि साउथ साउथ के जो कंट्रीज हैं वो कम्प्लीटली उनका जो मैरीटाइम एरिया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें एशिया है, अफ्रीका है और सदर्न पैसिफिक के जो कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज हैं मेनली। अगर हम बात करें यहाँ पे एक इंडिया का जो मैरीटाइम विजन है, इंडिया का जो मैरीटाइम विजन है 2030 का, उसके अंडर में यहाँ पे डील करने की ज़रूरत है, जिससे ओपन एंड इंक्लूसिव मैरीटाइम एरिया है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में आई। अफ्रीका के अंदर डील करने की ज़रूरत है, ब्लू इकोनॉमी एंड मैरीटाइम डोमेन को सिक्योर किया जाए, जिससे कि बेसिकली जो डेवलपमेंट्स है वो देखने के लिए मिले। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके बारे में।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट है यहाँ पे क्रेडिट जो रिस्क वेटेज है उसके बारे में। तो लैंडिंग के बारे में, अनसिक्योर्ड लोन्स के रिगार्डिंग में आरबीआई के द्वारा जो रिस्क वेटेज है उसको इंक्रीज किया गया। उसके बिहाइंड का रीजन ये था कि अनसिक्योर्ड जो लोन्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, अनसिक्योर्ड जो लैंडिंग की जाती है उसको रोका जाए। आरबीआई का इसके बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस किया है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में जो आरबीआई के द्वारा यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उनको इंक्रीज किए गए थे, तो उसको हमने ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें काशी और तमिल का जो संगम है, समागम है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब देखिए कि अगर हम इस काशी और तमिल का जो समागम है उसके बारे में डिस्कस करें, ये मेनली आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंडर में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम किसी तमिल और जो काशी का जो समागम है उसके बारे में बात करें, तो दोनों हमारा जो नॉर्थ टू साउथ के जो एरियाज़ हैं, नॉर्थ टू साउथ के जो एरियाज़ हैं उनका एक कोऑपरेशन के बारे में बात की गई है। उनका जो कल्चर है, नॉलेज है, ट्रेडिशंस है, उनको यहाँ पे एक साथ लाया जा सके एक भारत श्रेष्ठ भारत के थ्रू ही। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू भी जो पीपल्स का पीपल कॉन्टैक्ट है उसको यहाँ पे प्रमोट करने के बारे में बात की गई है। अब देखिए कि जो सिल्क की जो साड़ियाँ हैं काशी का और कांचीपुरम का जो साड़ियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे जो तमिल के अंदर जो कांचीपुरम है, कांचीपुरम का जो सिल्क का जो साड़ी है, तो कांचीपुरम का जो सिल्क का जो साड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। काशी का जो सिल्क का जो साड़ी है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा काशी विश्व भतार जो टेम्पल है वो आपको देखने के लिए मिलता है तमिलनाडु के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी काशी और जट तमिलनाडु के बारे में, तो काशी बेसिकली जो वाराणसी का रीजन है, दोनों ही एरियाज अपना म्यूजिक की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर में काशी तमिल समागम है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा 17 दिसंबर के समय। लास्ट ईयर भी इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अब देखिए कि नासा के जो पर्सन है यहाँ पे मेन एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो विजिट के लिए आने वाले हैं, तो उनसे डिस्कस किया जाएगा। हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा स्पेस के अंदर अपना जो स्पेस स्टेशन है उसको इस्टेब्लिश करने की रिगार्डिंग में। तो इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बेसिकली हमारे एग्जाम के पर्पज़ से ये टॉपिक आपको काफ़ी बार जो न्यूज़ के अंदर है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द जोहन्सबर्ग के रिगार्डिंग में है। वहाँ पे प्लेटिनियम का जो एक माइनिंग है उसके अंदर में क्राइसिस होने की वजह से उसके अंदर में बेसिकली कुछ वर्कर्स हैं उनका डेथ हुआ है। तो आप देखिए कि हमारा जो सिल्कियारा का जो रीजन है, यहाँ का जो रीजन है वो ये जो न्यूज़ है वो यही शो करता है कि बेसिकली वर्कर्स का जो सेफ्टी है वो हर जगह कोई भी एरिया हो वहाँ पे उनका जो सेफ्टी है वो नहीं देखने के लिए मिलता है, चाहे माइनिंग का एरिया हो चाहे वर्किंग कंडीशन है, उसको ये शो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे आप देखें कि चाइना के पर्सपेक्टिव में है। चाइना का जो नेवी है वो बेसिकली म्यांमार के रीजन के अंदर गया है। म्यांमार के अंदर प्रेजेंट समय में जो चीन स्टेट है वो न्यूज़ के अंदर में था, जिन्होंने अपने आप को एक चीन कंट्री के रूप में डिक्लेयर करने की बात की गई थी, जो इंडिया के साथ में अपना एरिया शेयर करता है। तो चाइना और म्यांमार की जो नेवी है उनके द्वारा जो ड्रिलिंग है वो यहाँ पे की जाएगी, ड्रिल्स है वो की जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिलीपाइंस के बारे में न्यूज़ है। फिलीपाइंस देखिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक वहाँ पे सिचुएटेड है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है और जो रेबल ग्रुप्स हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट है, उसको साइन किया गया है। रशियन कोर्ट के द्वारा जो यूएस के जो जर्नलिस्ट हैं उनको यहाँ पे जो डिटेंशन है उसको एक्सटेंड किया गया है। तो दीज इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वर्ल्ड के पेज से रिगार्डिंग में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो सी के द्वारा कहा गया है, सी जिनपिंग है उनके द्वारा कहा गया है कि चाइना का जो मेन कि चाइना मस्ट प्रोटेक्ट द फॉरेन जो फर्म्स है उनका जो राइट है उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए। इसराइल और हमास के बारे में है। इसराइल और हमास के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली डेट इज अबाउट द कि जो यहाँ पे सीज फायर है उसको एक्सटेंड करने की बात की गई है। और देखिए कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उन्होंने अपनी जो मीटिंग है वो कैंसिल की है ग्रीक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ में। बेसिकली यहाँ पे जो एंसेंट स्कल्पचर है उसके रिगार्डिंग में एक यहाँ पे जो इशू है वो क्रिएट हुआ, उसके रिगार्डिंग में ये डिस्कस किया गया है। नाटो के द्वारा जो कंटिन्यूस यहाँ पे जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा यूक्रेन को। नाटो के बारे में आपको पता होना चाहिए 1948 के समय उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नॉर्दर्न अटलांटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन वर्क क्या है, कलेक्टिव डिफेंस आपको देखने के लिए मिलता है। तो नाटो के द्वारा कंटिन्यूस यूक्रेन को इस तरीके से यहाँ पे जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो COP28 के अंदर में नहीं शामिल होंगे, तो हो सकता है कि और जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो भी इनके द्वारा सिग्नल किया जाए कि जो COP28 को ना अटेंड करें। तो दीज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर जिसको हमने डिस्कस किया। आपको एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के जो भी चैलेंज हैं इनके बारे में आप रीड करना।
देखिए जो लैंडिंग का जो हमने इसको आज डिस्कस नहीं किया है, क्यों नहीं डिस्कस किया कि ऑलरेडी हमने काफ़ी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको आप एक बार रीड करना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।